आज की कहानी का शीर्षक है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल का जन्म 24 दिसंबर 1818 को इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर के पास स्थित साल्फोर्ड में हुआ था। उनके पिता बेंजामिन जूल एक सफल शराब बनाने के व्यवसायी थे। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, इसलिए जेम्स को बचपन से ही अच्छी शिक्षा और प्रयोग करने की सुविधाएं प्राप्त थीं। बचपन में जूल का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। वे कमजोर शरीर वाले और शर्मीले स्वभाव के थे। इसी कारण उनके माता पिता ने उन्हें सामान्य विद्यालय भेजने के बजाय घर पर ही शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया। जूल के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये था कि उन्हें शिक्षा देने वाले शिक्षक थे महान रसायन वैज्ञानिक जॉन डाल्टन, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। डाल्टन केवल किताबें नहीं पढ़ाते थे, बल्कि विद्यार्थियों को प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान समझाते थे। उन्होंने जूल के भीतर वैज्ञानिक सोच विकसित की। जूल बाद में कहा करते थे, विज्ञान केवल पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि उसे प्रयोग करके समझना चाहिए। यही सोच आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनी। किशोरावस्था में जूल अपने घर के तहखाने में छोटे छोटे प्रयोग किया करते थे। उन्हें बिजली, चुंबक और ऊष्मा से संबंधित उपकरणों में विशेष रुचि थी। 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। इस खोज ने पूरे यूरोप में वैज्ञानिकों के बीच नई ऊर्जा भर दी। जूल भी फैराडे के प्रयोगों से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने सोचना शुरू किया, क्या बिजली से मशीनें अधिक कुशलता से चलाई जा सकती हैं? इसी प्रश्न ने उन्हें जीवन भर के अनुसंधान की दिशा दे दी। लगभग 20 वर्ष की आयु में जूल अपने पिता के शराब बनाने के कारखाने में काम करने लगे। यहाँ बड़ी बड़ी भाप मशीनें लगी थीं जो भारी मात्रा में कोयला खाती थीं। जूल ने सोचा, क्या भाप इंजन की जगह बिजली से चलने वाली मशीनें अधिक उपयोगी होंगी? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने स्वयं विद्युत मोटरों पर प्रयोग शुरू किए। उन्होंने देखा कि जब विद्युत धारा किसी तार से गुजरती है तो वह गर्म हो जाता है। ये साधारण सी घटना आगे चलकर विज्ञान का एक महत्वपूर्ण नियम बनी। 1840 में उन्होंने अनेक प्रयोगों के बाद सिद्ध किया कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा यानी करंट के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के समानुपाती होती है, तथा समय के समानुपाती होती है। इसे आज H=I²RT के रूप में लिखा जाता है। इसे जूल का नियम कहा जाता है। आज ये नियम इलेक्ट्रिक हीटर, इस्त्री, गीजर, इलेक्ट्रिक केतली, टोस्टर जैसे असंख्य उपकरणों का आधार है। उस समय अधिकांश वैज्ञानिक मानते थे कि ऊष्मा एक विशेष द्रव्य है जिसे कैलोरीक कहा जाता है। उनका विश्वास था कि ऊष्मा स्वयं एक पदार्थ है, लेकिन जूल इस विचार से सहमत नहीं थे। वे कहते थे, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक रूप है। यह विचार उस समय अत्यंत क्रांतिकारी था। कई वैज्ञानिकों ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। उनके शोधपत्रों को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन जूल निराश नहीं हुए। उन्होंने और अधिक प्रयोग करने का निर्णय लिया। जूल ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग शुरू किए। उन्होंने देखा, बिजली से ऊष्मा बन सकती है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, मशीनों के कार्य से ऊष्मा पैदा होती है। अब उनके मन में एक बड़ा प्रश्न था, क्या इन सभी घटनाओं के पीछे कोई एक ही सिद्धांत कार्य कर रहा है? यही प्रश्न आगे चलकर उन्हें ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत तक ले गया। 1843 के आसपास जूल ने एक नया उपकरण बनाया। इसमें पानी से भरा पात्र, उसके भीतर घूमने वाले पंखे, ऊपर लटके हुए भार लगाए गए थे। जब भार नीचे गिरता था तो पंखे घूमते थे। पंखों के घूमने से पानी में घर्षण उत्पन्न होता था और कुछ समय बाद पानी का तापमान थोड़ा बढ़ जाता था। ये तापमान इतना कम बढ़ता था कि सामान्य थर्मामीटर से उसे मापना लगभग असंभव था। लेकिन जूल ने अत्यंत संवेदनशील थर्मामीटर बनाए। उन्होंने तापमान में डिग्री के छोटे से छोटे परिवर्तन को भी माप लिया। सैकड़ों प्रयोगों के बाद जूल ने पाया, जितना अधिक यांत्रिक कार्य किया जाता है, उतनी ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका अर्थ था, यांत्रिक ऊर्जा सीधे ऊष्मा में बदल सकती है। यही वह खोज थी जिसने भौतिकी की दिशा बदल दी। जूल ने यह भी मापा कि एक निश्चित मात्रा की ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कितने यांत्रिक कार्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने इस मान को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट नाम दिया। यह विज्ञान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी। यही प्रयोग आगे चलकर ऊष्मागतिकी का आधार बना। जूल के प्रयोग अत्यंत सटीक थे।
फिर भी कई वैज्ञानिकों ने कहा, इतना छोटा तापमान परिवर्तन सही नहीं हो सकता। कुछ वैज्ञानिकों ने उन्हें अनुभवहीन भी कहा, लेकिन जूल ने हार नहीं मानी। वे लगातार अपने प्रयोगों को और बेहतर बनाते रहे। हर बार परिणाम वही आता। ऊर्जा केवल रूप बदलती है, समाप्त नहीं होती। धीरे धीरे उनके शोध यूरोप के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों तक पहुंचने लगे। सन 1847 में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की एक बैठक आयोजित हुई। इसी सम्मेलन में जूल ने अपने प्रयोगों के परिणाम प्रस्तुत किए। वहां उपस्थित थे युवा वैज्ञानिक विलियम थॉमसन, जिन्हें बाद में पूरी दुनिया लॉर्ड केल्विन के नाम से जानने लगी। शुरुआत में लॉर्ड केल्विन को जूल के निष्कर्षों पर संदेह था, लेकिन जब उन्होंने जूल के प्रयोगों का अध्ययन किया और उनसे विस्तार से चर्चा की, तो वे उनकी वैज्ञानिक ईमानदारी और प्रयोगों की सटीकता से प्रभावित हुए। यहीं से दोनों के बीच एक गहरी मित्रता और वैज्ञानिक साझेदारी की शुरुआत हुई। जूल और लॉर्ड केल्विन ने मिलकर गैसों के व्यवहार पर कई प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जब किसी गैस को अधिक दबाव से कम दबाव वाले क्षेत्र में एक छोटे छिद्र से गुजरने दिया जाता है, तो अधिकांश गैसों का तापमान कम हो जाता है। इस घटना को आज जूल थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। आज इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, गैसों को द्रव बनाने में, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के द्रवीकरण में, औद्योगिक शीतलन प्रणालियों में। ये खोज आधुनिक क्रायोजेनिक्स की नींव मानी जाती है। जूल के प्रयोगों ने ये स्पष्ट कर दिया कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसी विचार ने आगे चलकर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को मजबूत वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। आज ये सिद्धांत विज्ञान की लगभग हर शाखा में लागू होता है। यदि जूल के प्रयोग न हुए होते, तो आधुनिक विज्ञान का विकास बहुत धीमा होता। सन 1847 में जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने एमिलिया ग्राइम्स से विवाह किया। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखद था। उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के कुछ ही वर्षों बाद एमिलिया गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। सन 1854 में उनका निधन हो गया। पत्नी की मृत्यु ने जूल को भीतर से तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया। उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने बच्चों और वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्पित कर दिया। उन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। उनमें प्रमुख हैं रॉयल सोसाइटी का रॉयल मेडल, कॉपले मेडल जो विज्ञान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। ऊर्जा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान को सम्मान देने के लिए ऊर्जा की सी इकाई का नाम जूल रखा गया। 11 अक्टूबर 1889 को इंग्लैंड के सेल में उनका निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे।